जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 26वां क्लास देखेंगे, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बचे हुए पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद शेष जो बच जाएगा हम लोग का करेंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी और विविध के कुछ टॉपिक बच जाएंगे, ठीक ना। तो जो करेंट अफेयर्स है मैं आज देर रात तक उसको भी अपलोड कर दूंगा। तो जो करेंट अफेयर्स के अलावा इंडियन ज्योग्राफी और विविध के कुछ टॉपिक्स हैं, इसको हम लोग कल और परसों कुल 4 वीडियो की सहायता से निपटा देंगे। यानी कहने का अर्थ है कि आपको परसों तक आपका जो बिहार पुलिस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जितना मैंने पढ़ाया है ना, अगर आप उतना पढ़ लीजिएगा ना, तो आप कट ऑफ से लगभग 10 से 15 नंबर ज़्यादा लाइएगा। यकीन मानिए, आप देखते होंगे यूट्यूब पर वीडियो तो आपको कंटेंट पता चल जाता होगा, ठीक। हालांकि परेशान नहीं होना है, जब दो दिन में ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद भी 1 तारीख के एग्ज़ाम के लिए हम लोग के पास 2 से 3 दिन बच जाएगा समय। तो उसमें हम लोग कबार के रिवीजन करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की सहायता से। और हालांकि जिनका 7 और 15 को पेपर है बाबू, उनके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा समय है ही। तो आप खूब रिवीजन कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए, प्रत्येक वीडियो को देखिए, जिससे कि जितने भी सवाल हैं जो आपको डाउट हो रहा है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो आपका रिजल्ट जो है बाबू वो हर हाल में होगा, यदि आप शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं तो। या फिर अगर कोई नया लड़का अभी जुड़ा है, अगर वो कंप्लीट कर सकता है, मान लीजिए मैं अभी 26वां क्लास करा रहा हूँ, तो 25 क्लास वो 2 से 3 दिन या 4 दिन में, या उसका जब भी पेपर है उससे पहले कंप्लीट कर लेगा, तो मान लीजिए कि उसका रिजल्ट हर हाल में हो जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किस महासागर का आकार अंग्रेजी वर्णमाला के एस जैसा है। तो बाबू कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर का आकार है, ठीक ना। अटलांटिक महासागर का आकार आपको एस जैसा है। वही अगर आपको परीक्षा में पूछ देगा कि अर्ध महासागर किसको कहा जाता है, तो बाबू अर्ध महासागर हिंद महासागर को कहा जाता है, ठीक ना। और वही त्रिभुजाकार किस महासागर का आकृति है बाबू? तो प्रशांत महासागर का, ठीक। चलिए अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है बाबू? तो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आपको अरब प्रायद्वीप है। कौन है? अरब प्रायद्वीप। उसके बाद अगला सवाल है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा आपको श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट का देश किसको कहा जाता है बाबू? यानी तड़ित झंझावात का देश आपको किसको कहा जाता है? तो भूटान को कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश आपको थाईलैंड को कहा जाता है। किसको? थाईलैंड को। उसके बाद अगला सवाल है, उत्तरी तथा दक्षिण वियतनाम को अलग करने वाली रेखा कौन है बाबू? तो 17 डिग्री समांतर रेखा है। चलिए अगला सवाल है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है वो इंडोनेशिया है। कौन है? इंडोनेशिया। उसके बाद अगला सवाल है कि थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में स्थित है क्या कहलाता है? तो थार मरुस्थल का वह भाग जो पाकिस्तान में स्थित है बाबू, चोलिस्तान कहलाता है, ठीक ना। क्या कहलाता है? चोलिस्तान। उसके बाद अगला सवाल है, सोडिम पैगोडा को देश किसको कहा जाता है? तो सोडिम पैगोडा का देश म्यांमार को कहा जाता है। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मंडारिन बोली जाती है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो चीन का शोक जो है हांगहो नदी को कहा जाता है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया को कौन सा समांतर रेखा अलग करता है? तो 38 डिग्री समांतर रेखा अलग करता है। दस्त ए लूट एवं चाबहार बंदरगाह बाबू किस देश में है? तो ईरान में है, ठीक ना। ईरान में दस्त ए लूट और चाबहार बंदरगाह आपको ईरान में है। अगला सवाल है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट जो कि 1975 में बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा था, या किस देश में? यानी जो बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है ये कहाँ है? तो बाबू कजाकिस्तान में है, ठीक ना। कजाकिस्तान में है। और जो कजाकिस्तान है ये सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है, यानी जो स्थलबद्ध देश होता है ये सबसे बड़ा। ये आपको परीक्षा में पूछता है तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल है, लोकपाल का पद कहाँ से लिया गया है बाबू? जो लोकपाल है इसका पद स्वीडन से लिया गया है, ठीक ना। उसके बाद अगला सवाल है, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो झीलों का देश आपको फिनलैंड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फिनलैंड को। उसके बाद अगला सवाल है, उत्तर सागर तथा बाल्टिक सागर को कौन जोड़ता है? कौन सी नहर जोड़ता है? तो बाबू किल नहर। कौन जोड़ता है? किल नहर जोड़ता है। चलिए अगला सवाल है, डच किस देश के नागरिक को कहते हैं? तो बाबू डच है वो नीदरलैंड के नागरिकों को डच कहा जाता था। अगला सवाल है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप सिसिली पर किसका अधिकार है? तो सिसिली द्वीप पर आपको इटली का अधिकार है। किसका अधिकार है? इटली पर, इटली का, ठीक ना। चलिए अगला सवाल है, यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुआ था? तो 1984 में आपको यूक्रेन के चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना हुआ था। एशिया और यूरोप का कौन सा पर्वतमाला बाबू अलग करती है? तो यूराल पर्वतमाला। कौन सा पर्वतमाला अलग करती है? तो परीक्षा में ये बार बार पूछता है, एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वतमाला अलग करती है? तो यूराल करती है, ठीक ना। एक काकेशस भी है, लेकिन परीक्षा में यूराल ही ऑप्शन में आपको देता है। उसके बाद अगर नदी पूछेगी तो ये भी यूराल हो जाएगा। अगर मान लीजिए झील पूछ दिया है तो बाबू कैस्पियन सागर झील हो जाएगा, ठीक ना। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर। अगर जलसंधि पूछ देगा, जलसंधि भी बार बार परीक्षा में पूछ देता है, तो इसको भी देख लीजिए, वास्पोरस जलसंधि हो जाएगा। कौन सा? वास्पोरस जलसंधि। तो इन सभी चीज़ों को बाबू आपको याद कर लेना है। अगला सवाल है, मिस्र का वह भाग जो एशिया में आता है क्या कहलाता है? तो मिस्र का वह भाग जो एशिया में आता है बाबू, इसे सिनाई सिनाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनाई कहते हैं, ठीक ना। एक बार इस पर इजराइल कब्जा भी कर लिया था, बाद में संधि हुआ तो आपको बाद में संधि हो गया तो छोड़ दिया,
ठीक ना। चलिए अगला सवाल है कि मर्रे और डार्लिंग नदियाँ कहाँ की प्रमुख नदियाँ है। तो बाबू जो मर्रे या फिर मुर्रे भी बोलते हैं, ये नदियाँ जो है डार्लिंग नदियाँ, ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी है। यानी मुर्रे और डार्लिंग जो नदी है ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ है। ग्रेट सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया मरुस्थल आपको किस देश में है बाबू, तो ऑस्ट्रेलिया में है। इसका ट्रिक है 7 GB। क्या ट्रिक है, 7 GB। 7 से हो जाएगा आपका क्या, जी से हो जाएगा गिब्सन, बी से हो जाएगा विक्टोरिया और 7 से हो जाएगा ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी आपका 7 GB इसका ट्रिक है। ठीक, अगला सवाल है कि 1985 में पहला ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया। तो 1985 में आपको बाबू पहला ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में पाया गया। कहाँ पाया गया, अंटार्कटिका में पाया गया। ये बार बार आपको परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। और बाबू दूसरा ओजोन छिद्र भी यही पाया गया है, यानी 2 ओजोन छिद्र है जो अंटार्कटिका ही में पाया गया है। भारत में अभी तक अंटार्कटिका में कितने शोध संस्थान खोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। पहला दक्षिण गंगोत्री 1984 में, परीक्षा में बार बार पूछता है, ठीक ना। मैत्री 1993 में, और तीसरा जो भारतीय है बाबू 2009 में इसने अपना संस्थान खोला है भारत ने। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं जो परीक्षा में बार बार पूछता है कि रॉकी पर्वत कहाँ है बाबू, एंडीज पर्वत कहाँ है। तो इसको देख लीजिए। रॉकी पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज अर्जेंटीना में है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, पिरेनी जो पर्वत है बाबू फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है, ये इंपॉर्टेंट है। आराकाम योमा पर्वत जो है बाबू भारत और म्यांमार की सीमा पर है। तो आप इसको याद ही करना है, ठीक ना। इसको कैसे भी करके याद कर लीजिए। बाकी ग्रेट डिवाइनिंग रेंज बार बार पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया में है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो है बाबू किलिमंजारो है, ठीक ना। किलिमंजारो है अफ्रीका की सबसे छोटी सर्वोच्च चोटी जो कि तंजानिया में है। ठीक, चलिए अब स्थानीय पौने मैंने आपको बताया था बाबू, स्थानीय पौनों के बारे में बताया था, उसको भी देख लेते हैं। चलिए जो स्थानीय पौने हैं बाबू, ये जो ऊपर लिखा गया है इतना, ये सब गर्म है, और ये जो नीचे मैंने आपको लिखा है ये सब आपको ठंडी स्थानीय पौने हैं, ठीक ना। तो चलिए इसको कैसे याद करेंगे, इसको ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चिनूक है बाबू, तो चिनूक तो आपको याद ही होगा, चिनूक हेलीकॉप्टर जो भी ऑस्ट्रेलिया से खरीदा गया है, तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। बाकी ये है जो रॉकी और एप्लेशियन पर्वतों के बीच ये जो है आपको हवाएं चलती हैं, ठीक ना। इसको आइस हीटर भी बोला जाता है, हिमभक्षी भी बोला जाता है। यहाँ बाबू जो प्रेरी घास के मैदान है ना, यहाँ से ये बर्फ हटाता है, तो चारागाह के लिए भी आपको सही है चिनूक। ठीक, उसके बाद फोन स्थानीय पौने बाबू, तो फोन स्थानीय पौने आपको स्विट्जरलैंड में बताइए, कहा स्विट्जरलैंड में। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो फोन से आपका फोन आ रहा है और स्विट्जरलैंड में स्वीट आ रहा है, तो फोन पे आप उनसे बात करते हैं ना, स्वीट बात करते हैं, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी हरमटन में हार आ रहा है और सहारा मरुस्थल में भी आपको हार आ रहा है बाबू, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं कि जो हरमटन है वो बाबू सहारा मरुस्थल में आपको चलती है। इसको डॉक्टर वाइंड भी बोलते हैं, हरमटन को डॉक्टर वाइंड भी बोलते हैं, बार बार परीक्षा में पूछता है, ठीक ना। एक चीज़ और, जो फोन बाबू स्थानीय पौन है, यानी जो गर्म स्थानीय पौन है, ये अंगूर उत्पादन में प्रभावी होता है, ठीक ना। ये आल्प्स पर्वत है स्विट्जरलैंड पे, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो सिरोको है, सिरोको मैंने आपको बताया था पिछला वीडियो में कि ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलती है बाबू, इटली में बेसिकली इटली में बोला जाता है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो सिरोको में रोको आ रहा है, इटली में ईट आ रहा है, तो यदि आप ओवरलोड करके ईट ले जाइएगा तो आप कल बिहार पुलिस बन जाइएगा, तो आप रोक देंगे कि नहीं, ये ससुरा ओवरलोड कहा के लिख के ले जा रहे हो, रुको तो रोक देंगे, तो आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। बाकी सीमुम अरब प्रायद्वीप में हो जाएगा। शामल जो हो जाएगा बाबू वो इराक में हो जाएगा, इसलिए कि इराक में हमेशा हमला होता रहता है, तो हमेशा उस पर शामत आती रहती है, तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में और नार्वेस्टर न्यूजीलैंड में। तो इसका ट्रिक है, आपने बाबू बीए किया है तो नो मैंने बीए नहीं किया है, नो, तो बी से हो जाएगा ब्रिक फील्डर जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, और नो से हो जाएगा नार्वेस्टर जो कि न्यूजीलैंड में हो जाएगा। तो आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक, यहाँ से सिरोको से पूछता है कि ब्लड रेन के रिलेटेड पूछता है कि ब्लड रेन किसको कहा जाता है, तो बाबू ब्लड रेन आपको सिरोको कहा जाता है, ठीक ना। अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर धूल कंकड़ ले आता है, इसके लिए इसको कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आगे हम लोग ठंडे आपको स्थानीय पौनों को देखते हैं। ठंडी स्थानीय पौने है बाबू पैम्पोरो, जो कि ब्राज़ील और अर्जेंटीना में बहती हैं। मिस्टल जो है बाबू आपको स्पेन व फ्रांस में। बोरा इटली में, तो आप बोरा इटली को आराम से याद कर लीजिएगा। ईटा आपको बोरा में कभी कभी ले जाते हैं, तो वहाँ से ट्रिक से याद कर लीजिएगा। बाकी ब्लिजर्ड जो है बाबू वो रूस से हो जाएगा, ठीक ना, रूस से हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे याद करेंगे, तो ब्लिजर्ड से आपका ब्लेजर आ जाएगा। तो अगर आपको ब्लेजर नहीं मिलेगा तो आप रूस नहीं जाएंगे, मान लीजिए शादी में आपका ब्लेजर नहीं खरीदाएगा तो आप रूस जाएंगे, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो बाकी बोरा और ब्लेजर आप कोरिलेट कर लीजिएगा, इसको दो को याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे हम लोग चक्रवात को देख लेते हैं बाबू। चक्रवात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था चक्रवात के बारे में कि उसका कैसा आकार होता है, चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है कि आपको उच्च दाब होता है, ये सब चीज़ मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें देख लेते हैं कौन सा चक्रवात कहाँ आता है। तो हरिकेन चक्रवात तो बाबू कैरेबियन सागर में। टॉर्नेडो चक्रवात आपको यूएसए में, ये आपको परीक्षा में पूछता है इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए जो टॉर्नेडो है ना बाबू, ये आपको कीप के आकार रहता है, सबसे खतरनाक होता है टॉर्नेडो। ठीक, साइक्लोन जो है बाबू बंगाल की खाड़ी में, नीलम बाबू बांग्लादेश में, टाइफून चीन सागर में, और विली बार बार परीक्षा में पूछता है तो ऑस्ट्रेलिया में ये इससे संबंधित है। उसके बाद आगे देखते हैं
आगे पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी को कौन जोड़ती है? तो पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी पाक जल डमरू मध्य जोड़ती है। जापान सागर और प्रशांत सागर को कौन जोड़ता है? तो सुगारू जल संधि जोड़ती है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है बाबू? तो हॉर्मुज जल संधि जोड़ती है। उसके बाद मोजाम्बिक को मेडागास्कर से कौन अलग करता है? तो मोजाम्बिक चैनल अलग करता है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। तो बाबू ये सब परीक्षा में जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये परीक्षा में बार बार सवाल पूछता है, तो इसको याद कर लेना है। बाकी परीक्षा में आपको दो कन्फ्यूज कर देता है कि सबसे व्यस्त प्राकृतिक नहर अगर पूछेगा तो कील नहर हो जाएगा, जो कि जर्मनी में है कील नहर। कील नहर सबसे प्राकृतिक है, ठीक ना। बाकी मानव निर्मित सबसे व्यस्त नहर अगर पूछेगा जो कि एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, वो बाबू स्वेज नहर है। कौन है? स्वेज नहर है। और इसका निर्माण 1869 में कराया गया था। ये लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रा नहर अगर पूछेगा बाबू तो क्रा नहर पर आपका अधिकार थाईलैंड का है। किसका है? थाईलैंड का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एल नीना और ला नीना कहाँ से उत्पन्न होता है बाबू? तो प्रशांत महासागर से उत्पन्न होता है। एल नीना और ला नीना आपको अगर परीक्षा में पूछता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो बाबू स्पेन की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा बच्ची, ठीक ना। और ये 4 साल के गैप पर हमेशा उत्पन्न होता है और उत्पन्न प्रशांत सागर से होता है और पहुँचता हिंद महासागर में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग झील से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है बाबू? तो बैकाल झील है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में है। उसके बाद अफ्रीका का सबसे लंबा झील कौन है? तो टंगानिका है। अफ्रीका का सबसे लंबा टंगानिका है। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील विश्व का बाबू टिटिकाका झील है, जो कि पेरू व बोलिविया की सीमा पर है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर है, जो कि आपको यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, ठीक। तो ये सब आपको याद कर लेना है। जितने इंपॉर्टेंट है वही मैंने लिया है, हालांकि झील, जलप्रपात, झरना ये सब बहुत हैं, तो सबको थोड़ा याद करना है। चलिए अगला सवाल है नियाग्रा जलप्रपात। यही 3 जलप्रपात आपको परीक्षा में बार बार पूछता है। नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? सेंट लॉरेंस नदी पर, आपको यूएसए में। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है बाबू? कोरोना नदी पर, आपको वेनेजुएला में। और विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? जाम्बोजी नदी पे, अफ्रीका में। तो ये बार बार पूछता है। अगर मान लीजिए कोरोना नदी नहीं देगा तो आपको ओरिनिको नदी दे सकता है, यानी जो एंजिल जलप्रपात है ये ओरिनिको की सहायक नदी कोरोना पे है। तो अगर कोरोना नदी को ओरिनिको दे रहा है तो उसको भी आपको याद कर लेना है। चलिए अब सीमा रेखा देख लेते हैं। सीमा रेखा से भी आपको सवाल बाबू परीक्षा में पूछता है। जो 38 डिग्री समानांतर रेखा कहा किस 2 देशों के बीच है? तो बाबू तो 38 डिग्री समानांतर रेखा जो है वो उत्तरी कोरिया व दक्षिण कोरिया। मैंने अभी आपको बताया 17 डिग्री समानांतर रेखा उत्तरी व दक्षिण वियतनाम। भारत व चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। भारत व पाकिस्तान के बॉर्डर पर बाबू रेड क्लिफ रेखा है। उसके बाद पाकिस्तान व अफगानिस्तान डूरंड रेखा है। रूस व फिनलैंड बाबू मेनरहिन रेखा है। सरक्रिक व पाकिस्तान, यानी जो सरक्रिक है हमारे भारत में गुजरात में, और पाकिस्तान का जो है बॉर्डर वहाँ 24 डिग्री समानांतर रेखा है। उसके बाद हिंडनबर्ग बाबू, हिंडनबर्ग जो है वो जर्मनी व पोलैंड के बीच है। जर्मनी व फ्रांस के बीच मैगिनॉट तथा सिगफ्राइट रेखा है। कनाडा व यूएसए के बीच 49 डिग्री समानांतर रेखा। तो ये बार बार पूछता है। तो देखिए कनाडा में सी आ रहा है और यूएसए में यू आ रहा है। तो अगर सी को हम अगर क्या करेंगे, सी को अगर 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 हम क्या कर देंगे, इसको क्या कर देंगे जी, यू को ऐसे कर दे रहे हैं और सी को आपको कैसे कर देंगे तो ना हो जाएगा, ऐसे कर दे रहे हैं तो आप यह 49 हो जाएगा। बाकी ठीक ना, ये 49 नहीं 94 हो गया। तो सबसे पहले हम उसी को लिख दे रहे हैं, यूएसए को लिख दे रहे हैं। तो यूएसए को लिखेंगे तो कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। और कनाडा को लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो इसको 4 कर देंगे और इसको 9 कर देंगे। तो यहाँ से आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी 141 पश्चिमी देशांतर रेखा जो बाबू है वो कनाडा व अलास्का के बीच हो जाएगा और 0 लाइन भारत व बांग्लादेश के बीच, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घास के मैदान को देख लेते हैं। घास के मैदान को देखते हैं कि कनाडा व अमेरिका की सीमा पर कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो कनाडा व अमेरिका की सीमा पर प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है। स्टेपिज घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो यूक्रेन में पाया जाता है। डाउन्स घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पटाना घास का मैदान श्रीलंका में पाया जाता है। ये बाबू शीतोष्ण घास का मैदान, उष्ण घास का मैदान, इसको हम लोग को पढ़ने के लिए अभी हमारे पास समय नहीं है। तो बेसिकली आपके जो परीक्षा में पूछता है वही मैं बता रहा हूँ, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक ना। बाकी जो सवाना घास का मैदान होता है ये कर्क रेखा व मकर रेखा के बीच होता है। जो उष्ण घास का मैदान है इसको सवाना कहते हैं और बाकी इसका अलग अलग जगह पर नाम है। जैसे कि पुछताछ घास का मैदान जो है ये बाबू तो हालांकि शीतोष्ण घास का मैदान है, ये हंगरी में है। पंपास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। और जो सवाना घास का मैदान है बाबू अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक ना। और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद कर लेना। चलिए अगला सवाल है कि विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटकामा किस देश में स्थित है? तो सबसे शुष्क मरुस्थल तो सबसे पहले यही पूछ देगा, तो अटकामा हो जाएगा। और ये चिली में है। कहाँ है? चिली में। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ है बाबू? तो अर्जेंटीना में है। पेंटागोनिया का मरुस्थल बार बार परीक्षा में पूछता है, कहाँ है? अर्जेंटीना में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है, इसको भी याद कर लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल तो बाबू अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है, ठीक ना। चलिए आप कुछ पठार देख लेते हैं। पठार से भी आपको सवाल परीक्षा में पूछता है कि कोलंबिया का पठार कहाँ है? तो कनाडा में है। कोलोराडो का पठार बाबू आपको कहाँ है? तो अमेरिका में है। अंतोलिया का पठार तुर्की में है। पोटवार का पठार पाकिस्तान में है। और चियापास का पठार आपको मेक्सिको में है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे देखते हैं कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन है बाबू, तो कनाडा की सबसे लंबी नदी नेल्सन नदी है। अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी नदी है, पक्षीपात जो डेल्टा बनाती है, मैंने आपको बताया था। अमेरिका में किस नदी द्वारा ग्रैंड कैनियन गड्ढा बनाया गया है, तो कोलोराडो नदी, ये बार बार परीक्षा में पूछता है तो इसको भी याद कर लीजिए। दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है, ये बड़ी है। जबकि अगर पूछ देगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी हो जाएगी, जहाँ से विक्टोरिया झील निकलता है। तो लंबी और बड़ी में अंतर है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाम नदी किसे कहा जाता है बाबू, तो पाम नदी जो है वो नाइजर को कहा जाता है, नाइजर को पाम नदी कहा जाता है। उसके बाद वह अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी जो है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो बाबू लिम्पोपो, कौन सी, लिम्पोपो नदी। उसके बाद अगला सवाल है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वोल्गा नदी है। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी डेन्यूब नदी हो जाएगी। जर्मनी का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो बाबू राइन नदी को। जर्मनी का प्रवेश द्वार किस नदी को कहा जाता है, राइन नदी को कहा जाता है। उसके बाद अगला सवाल है मेकांग नदी कहाँ से निकलती है, तो मेकांग नदी आपको चाइना से निकलती है, यही जल विवाद इसी का होता है। तो मेकांग नदी आपको चाइना से निकलती है। उसके बाद आगे है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 181 है। 2 लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है बाबू, तो 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो जोन कहा जाता है, यानी कटिबंध कहा जाता है। उसके बाद कुल देशांतरों की संख्या बाबू कितनी है, तो 360 है। और 2 देशांतरों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो गोरे कहलाती है, और ये आपको लगभग 111.3 किलोमीटर होती है। तो यहाँ मैंने आपको क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट, मैंने उसको बहुत जल्दी से कंप्लीट करा दिया है, और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो यहाँ से भी देख सकते हैं। बाकी हम लोग कुछ स्लाइड है उसको भी देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछता है। जैसे मान लीजिए जलधारा पूछ देता है कि कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले अटलांटिक महासागर की हम लोग जलधाराएँ देखेंगे। तो हम लोग एक को याद करेंगे, हम आपको बार बार बताते हैं कि अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो हमेशा एक याद कीजिए और एक अपने आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक ना। जैसे देख लीजिए हम लोग जो गर्म और ठंडी जलधारा है उसमें हम लोग ठंडी जलधारा को याद करेंगे, बाकी गर्म को नहीं याद करेंगे। तो ठंडी याद रहेगा तो अपने आप अगर परीक्षा में आएगा तो अगर गर्म रहेगा तो गर्म मारा जाएगा, ठीक ना। तो आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। तो देखिए अटलांटिक महासागर की जो ठंडी जलधारा है, कनारी की धारा, लेब्राडोर धारा, फॉकलैंड धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा, मेंगोला धारा, ये ठंडी हो जाएगा। अगर वही गर्म की बात की जाए तो उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा, दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा, फ्लोरिडा धारा, गल्फ स्ट्रीम और नॉर्वे धारा, ये चीज़ जो है बाबू ये आपको क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराएँ हो जाएंगी, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं इसका ट्रिक के बारे में, कि ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ तो फालतू इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बाबू इसका ट्रिक है, ये अटलांटिक महासागर की प्रमुख धाराओं का ट्रिक है फाक लेबे। क्या है, फाक लेबे, फाक लेबे। फा से हो जाएगा बाबू आपका फॉकलैंड धारा, क से हो जाएगा कनारी की धारा, ले से हो जाएगा लेब्राडोर धारा, और बे से हो जाएगा आपको बेंगुएला धारा। कौन सा हो जाएगा, बेंगुएला धारा। तो यहाँ आप याद कर लीजिए, फाक लेबे से हो जाएगा फॉकलैंड की धारा, क से हो जाएगा कनारी की धारा, ले से हो जाएगा लेब्राडोर की धारा, और बे से हो जाएगा बेंगुएला की धारा, जो कि ठंडी जलधाराओं का मैंने ट्रिक बता दिया है, ठीक ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, ये PDF पे नहीं मिलेगा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी ये जो गर्म जलधारा है इसको याद मत कीजिए, जब ठंडी याद हो जाएगा तो गर्म हो ही जाएगा। बाकी यहाँ देखिए फ्लोरिडा और फॉकलैंड, यहाँ 2 है, फ इसमें भी है, फ इसमें भी है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि फॉकलैंड से आपको यहाँ ट्रिकवे में फाक है ना जी, ट्रिकवे में फाक है, तो ट्रिकवे में जब फाक है तो वहाँ से आपको रिलेट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बाबू देखते हैं, अब हम लोग किस देखते हैं आपको प्रशांत महासागर की जलधाराओं को, ठीक ना। इधर आ जी, चलिए देखिए प्रशांत महासागर की जलधाराओं को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका भी ट्रिक हम लोग याद करेंगे, और हम लोग इसका ठंडी जलधारा का ट्रिक देखेंगे। तो इसका ट्रिक है बाबू, इसका ट्रिक है ओके पेरू। क्या है, ओ के पेरू, इसका ट्रिक है ओके पेरू, ठीक ना, ओके पेरू। देखिए ओ से हो जाएगा बाबू ओएसयू की जलधारा, ठीक। के से हो जाएगा क्यूराइल की जलधारा, कैलिफोर्निया की धारा। क्यूराइल और कैलिफोर्निया जो है बाबू ये आपको ठंडी जलधारा है, और पेरू से पेरू की जलधारा या फिर हम्बोल्ट की जलधारा कहा जाता है इसको। तो आप इसको याद कर लेना है, ओके पेरू 3-4 बार बोलिए, याद हो जाएगा, ठीक। बाकी ये जो है बाबू ये गर्म जलधारा है प्रशांत महासागर की, तो इसको याद नहीं करना है, एक याद हो जाएगा तो अपने आप याद हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर की धाराएं बाबू देखते हैं। तो हिंद महासागर की जलधारा जो गर्म है, मोजाम्बिक और अगुल्हास, ये बार बार पूछता है, ठीक ना। अगुल्हास की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा बाबू गर्म है, तो आप इन दोनों को बस याद कर लीजिए हिंद महासागर से, तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। बाकी प्रवाह, जलधारा, स्ट्रीम, इन दोनों में, इन सब में अंतर होता है। जो बाबू प्रवाह होता है, ये समुद्र का पानी जब धीमी गति से चलता है तो इसको प्रवाह कहते हैं, इसका स्पीड थोड़ा सा कम होता है। बाकी जो धारा होता है यानी जो करंट होता है, इसका स्पीड प्रवाह की मतलब तुलना में ज़्यादा होता है। और वही बाबू जब 2 धाराओं आकर मिल जाता है तो उसका स्पीड बहुत ज़्यादा होता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम, मैंने आपको बताया था, गल्फ स्ट्रीम जो है यहाँ ये गर्म जो धारा है, ये गल्फ स्ट्रीम, ये बाबू स्ट्रीम है, यानी इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है, ठीक ना। तो गल्फ स्ट्रीम को ब्लैंकेट ऑफ यूरोप भी बोला जाता है, यानी यूरोप का कंबल गल्फ स्ट्रीम को ही बोला जाता है। तो आप आई होप आप इस बात को समझे होंगे।
तो ये मैंने याद करा दिया। अब लास्ट स्लाइड है, इसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा इसका क्वालिटी लो है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अक्षांश व देशांतर मैंने आपको बताया ही है कि अक्षांश की कुल संख्या आपको 181 है बाबू। सबसे बड़ी अक्षांश आपको 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश है। पृथ्वी व केंद्र के बनाया गया कोण अक्षांश कहलाता है। दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को जोन कहा जाता है, निकटबंध कहा जाता है। दो लगातार अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, अमतल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। तो ये सब आपको देखना है। बाकी ये देख लीजिए, परीक्षा में बार बार पूछता है कि बाबू भारत में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है, सबसे बड़ी रात किस दिन होती है, किस दिन रात दिन और बराबर होता है। तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ये भूमध्य रेखा है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा है, और ये 23.5 डिग्री आपको दक्षिणी अक्षांश यानी मकर रेखा है। तो देखिए, आपको 21 जून को बाबू जो कर्क है, जो सूर्य है बाबू कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को जो सूर्य कर्क रेखा पर होता है, इसलिए भारत में यह दिन बड़ा होता है। क्या होता है? दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। और वही बाबू 22 दिसंबर को जो सूर्य है वो मकर रेखा पर रहता है, इसलिए यहाँ जो भारत में दिन छोटी होती हैं और रात बड़े होते हैं, ठीक ना। और वही 21 मार्च और 23 सितंबर को बाबू, 21 मार्च और 23 सितंबर को, जिसको विषुव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषुव। इस दिन बाबू भारत में दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो आपको याद करना बहुत टफ नहीं है, इजी है। कैसे याद करना है? तो 21 जून ऊपर याद कर लेना है और 22 दिसंबर नीचे याद कर लेना है। 21 जून 22 दिसंबर, अब बाकी बीच में याद कर लेना है 21 मार्च और आपको 23 सितंबर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। आगे बाबू कुल देशांतरों की संख्या मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि 360 है, 361 पूरा ऐसे है, और बाकी जो एक है बाबू ये तो इसको एक घटा देते हैं, ठीक। बाकी दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, और मैक्सिमम दूरी आपको 111.3 किलोमीटर होता है और मिनिमम दूरी 0 किलोमीटर होता है। तो ये आई होप समझ गए होंगे। बाकी ये अगर आपको याद हो रहा है कि मकर रेखा पर कितने देश हैं, विषुवत रेखा पर कितने देश हैं और कर्क रेखा पर कितने देश हैं, तो सही है, इसको याद कर लीजिएगा। हालांकि अगर नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद अगर हो रहा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, हम लोग का 20 से 21 मिनट में आपका ये वीडियो खत्म हो गया यानी क्लास। देखिए, मकर रेखा पर आने वाले देश हैं जैसे कि पहला चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो मुझे याद है बाबू, ये एकदम पूरा मुझे मैप से याद है, ठीक ना। अगर आप मैप से पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, और नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विषुवत रेखा पर आने वाले देश हैं तो बाबू विषुवत रेखा पर आपको 13 देश आते हैं, वही मकर रेखा पर 10 देश आते हैं। तो विषुवत रेखा पर आने वाले देश 13 में हैं: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंस ऑफ गैबन, कांगो राज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अगर वही कर्क रेखा पर बात की जाए तो बाबू कर्क रेखा पर टोटल 17 देश आता है: मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरिटानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ये 17 देश आपको बाबू कर्क रेखा पर आते हैं। तो अगर याद हो रहा है तो याद कर लीजिएगा। परीक्षा में पूछ देता है कि हाँ, इसमें से कौन सा जो देश है कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है, मतलब किस देश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, नहीं गुजरती है, तो इसको आपको देख लेना है। बाकी हमने यहाँ थ्योरी सेक्शन और क्वेश्चन सब चीज़ कंप्लीट करा दिया। जो भी परीक्षा में पूछेगा इन्हीं सब से पूछेगा आपका सवाल, परेशान नहीं होना है, ठीक। तो चलिए अब हम लोग इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।